हेलो गाइस, वेलकम टू निखिल स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो राजस्थान के जो भी स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, और बाकी स्टेट वाले भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैं तराइन का युद्ध बताऊंगी। तराइन का युद्ध किसने लड़ा था? पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था, इसलिए इसमें मैं तराइन का युद्ध बताऊंगी। तो वो भी इस वीडियो को जरूर से देखें, वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, तो सबसे पहले इनकी किताब, इसको मैं इस पृथ्वीराज चौहान को मैं एक कहानी के थ्रू बताऊंगी, आपको कहानी की थोड़ा समझाऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले किरदारों को याद करना होगा, किरदारों को लिखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनके माता पिता भाई बहन जो भी हैं उनको मैं लिखवा लेती हूँ, उन सबको आप नोट करते जाएंगे। तो माता का नाम क्या था? किरदार को समझ लेंगे, किरदार के नाम जान जाएंगे तो जो मैं कहानी बताऊंगी उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो माता थी, माता का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी, इसको आप नोट करते जाएंगे। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था पिता का नाम था सोमेश्वर। उनको प्रताप लंकेश्वर भी कहते हैं, प्रताप लंकेश्वर। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1166 में। 1166 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? अनहिल पालन में, अनहिल पालन में। अब बात करते हैं उनकी पत्नी की। तो उनकी पत्नी भी थी और उनकी प्रेमिका भी थी। उनकी पत्नी का नाम था इच्छिनी देवी। उनकी पत्नी का क्या नाम था? इच्छिनी, इच्छिनी देवी। और उनकी प्रेमिका का नाम था, जिससे उन्होंने भगा के जिसको शादी की थी, वो कौन थी? संयोगिता। संयोगिता, संयोगिता से प्रेम करते थे और संयोगिता के पिता इन शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगाकर उससे शादी की थी। मुख्यमंत्री थे कदमदास, या उनको कैमास भी कहते हैं। मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कदमदास, या उन्हें कैमास के नाम से भी जाना जाता है। अब सेना अध्यक्ष कौन थे? सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष थे भुवन मल। सेना अध्यक्ष थे भुवन मल। इतना आप नोट करिए फटाफट, फिर मैं आगे बताती हूँ। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उपाधियां, पृथ्वीराज चौहान को क्या क्या उपाधियां मिली हैं? दल पुंगल, पहली उपाधि दल पुंगल, दल पुंगल। और दूसरी उपाधि राय पिथोड़ा। दल पुंगल का अर्थ होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता। और राय पिथोड़ा का अर्थ होता है युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला, युद्ध में पीठ नहीं दिखाने वाला। ये दोनों उपाधियां किसे मिली थी? पृथ्वीराज चौहान को। इनके चाचा का नाम था, पृथ्वीराज चौहान के चाचा का नाम था अपराग्य, अपराग्य। और चाचा के बेटे, यानी चाचा के बेटा कौन हो गया? चचेरा भाई। चचेरा भाई था पृथ्वीराज चौहान का, चचेरा भाई था नागार्जुन, जो पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु के बाद गद्दी को हड़पना चाहता था। वो यही था। पृथ्वीराज चौहान का भाई था, भाई कौन था? हरिराज। पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज। और एक घोड़ी थी पृथ्वीराज चौहान के पास, जो कि जहाँ युद्ध होता था तो जो तलवार की आवाज़ सुनकर वो नाचना शुरू कर देती थी, ऐसा कहा जाता है। उस घोड़ी का नाम था, उस घोड़ी का नाम था नाट्य रंभा। उस घोड़ी का क्या नाम था? नाट्य रंभा। जहाँ भी तलवार की आवाज़ सुनाई देती थी, जहाँ भी युद्ध शुरू होता था तो ये नाचना, ऐसा कहा जाता है, ये नाचना शुरू कर देती थी। इसी की वजह से तराइन का युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान इसी घोड़ी की वजह से उसमें हार गए थे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे मैं कहानी सुनाऊंगी, जो कहानी जो मैंने बताया था कि मैं कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको उनकी स्टोरी के बारे में पता चलेगा। तो इतना उतारिए, उसके बाद मैं बताती हूँ।
तुमने नोट कर लिया होगा। पृथ्वीराज चौहान अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बने। यानी कि जब वो 11 वर्ष के ही थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 11 वर्ष की छोटी सी आयु में, छोटे से बच्चे थे वो, उस आयु में उन्हें शासक बनना पड़ा। शासक बनने के बाद गुड़गांव में नागार्जुन का दमन किया। नागार्जुन कौन था? जैसा कि किरदार मैंने पहले लिखाया हुआ है, उस किरदार में आप देखिए कि नागार्जुन कौन था। तो नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान का चचेरा भाई था, चाचा का बेटा था, जो कि शासक बनना चाहता था। जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता की मृत्यु के बाद, यानी अपने चाचा की मृत्यु के बाद वो शासक बनना चाहता था। तो पृथ्वीराज चौहान को इसका सामना करना पड़ा, इससे युद्ध करना पड़ा, तब जाके वो शासक बने। तो छोटी सी उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में उन्हें युद्ध करना पड़ा और अपने चचेरे भाई से जीतकर वो शासक बन गए। अब आती है 1182 की बात। 1182 में क्या होता है? 1182 में महोबा का युद्ध होता है, जिसे तैमूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में चंदेल शासक परमार्थी देव को पराजित करते हैं पृथ्वीराज चौहान। किसे पराजित करते हैं? परमार्थी देव। तो इनसे युद्ध क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के कुछ सैनिक इनके पास शरण के लिए आए थे, कुछ घायल सैनिक इनके पास शरण के लिए आए थे। तो उन्होंने क्या किया था? परमार्थी देव ने क्या किया था? इन्हें, इनके सैनिक को, पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक आए थे इनके पास शरण के लिए, उन्हें मरवा दिया था। वो आए थे शरण के लिए, जबकि उन्होंने उसे मरवा दिया। इससे क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? इनसे युद्ध करने का ठान लिया। अब परमार्थी देव के पास 2 बहादुर सैनिक थे, 2 बहुत ही बहादुर सैनिक, जिनके आगे 100 सैनिक फीके थे। अगर ये दोनों हों तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जाता है। अभी भी बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के राजा थे, तो वहाँ पे बुंदेलखंड में अभी भी इन दोनों के महानता के गीत गाए जाते हैं। तो आला और उधर परमार्थी देव के 2 बहादुर सैनिक थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि उस वक्त इन्हें कुछ कोई बात बुरी लगी हो, या फिर उन्हें उतनी वो नहीं मिल रही होगी, इज्जत नहीं मिल रही होगी परमार्थी देव के पास जितनी उन्हें चाहिए होगी। तो ये क्या करते हैं? ये परमार्थी देव से नाराज़ होकर ये दोनों आला और उधर चले जाते हैं। किसके पास? नाराज़ होकर ये चले जाते हैं जयचंद गहरवाल के पास। वो चले जाते हैं जयचंद्र गहरवाल के पास। ये जयचंद्र गहरवाल कौन थे? जयचंद गहरवाल संयोगिता के पिता थे। संयोगिता, जो कि इनकी प्रेमिका थी, जिनसे इन्होंने भगाकर शादी की थी, संयोगिता के पिता थे जयचंद गहरवाल। तो इनके पास ये आला उधर चले जाते हैं। अब तो परमार्थी देव के पास ये दोनों बहादुर सैनिक भी नहीं है, और उधर पृथ्वीराज चौहान इन पर हमला करने वाला है, इनसे युद्ध करने वाला है, तो ये डरे हुए हैं। तो फिर जब ये आला उधर को ये बात पता चलती है, कि पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड में परमार्थी देव के राज्य पे हमला करने वाला है, तो उनके मन में, देशभक्ति कहेंगे कि उनके मन में अपने राज्य के प्रति थोड़ा सा ये हो गया कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, इतने टाइम मैंने इनके साथ काम किया है, तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये आला उधर वापस आ जाते हैं परमार्थी देव के पास। तो परमार्थी देव तो भाई खुश हो जाते हैं कि अब तो जान में जाना ही, अब तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ पृथ्वीराज चौहान से। फिर युद्ध होता है, युद्ध में इनकी हार हो जाती है और ये आला उदल शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में। इस तरह से ये महोबा का युद्ध समाप्त होता है। अब आते हैं गुजरात के भीमतो और नागौर के युद्ध में संघर्ष किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने किया। आइए आगे देखते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब युद्ध होता है गुजरात के भीमदेव से होता है पृथ्वीराज चौहान का युद्ध। गुजरात के भीमदेव, ऐसे लिख सकते हैं, भीमदेव वर्सेस पृथ्वीराज। इन दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ था? इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि मैंने शुरू में कैरेक्टर के नाम बताए हुए हैं। तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था इच्छनी देवी। तो इच्छनी देवी से कौन विवाह करना चाहता था? भीमदेव विवाह करना चाहता था। तो इच्छनी देवी के कारण ही इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज जीत गए थे और इच्छनी देवी से उनकी शादी हो गई थी। अब इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जो है तराइन का युद्ध, जिससे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं तराइन के युद्ध की तरफ। तराइन का प्रथम युद्ध। वैसे तो तराइन के 3 युद्ध हुए थे, लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही बताऊंगी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने 2 तराइन के युद्ध लड़े थे। तो प्रथम युद्ध कब होता है? प्रथम युद्ध होता है 1191 में। प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में। और द्वितीय कब होता है? 1192 में। एक साल बाद दूसरा युद्ध होता है। तो तराइन का सबसे पहले जानते हैं कि तराइन का मैदान है कहाँ पे। तराइन का युद्ध तो सभी जानते हैं, लेकिन तराइन जो है ये मैदान का नाम है, और ये मैदान कहाँ पर है? ये है हरियाणा में।
करनाल, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। करनाल हरियाणा में। कहाँ है तराइन का युद्ध? तराइन वो है करनाल हरियाणा में। तो तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में जो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे वो है राजा गोविंद राय ने गौरी पर विजय वार किया। गोविंद राय ने गौरी पर विजय वार किया। इस युद्ध में ये सारे नोट्स हैं, आप लिखते जाएंगे, बाद में आपके रिवीजन में काम आएगी। इसके बाद मैं समझा दूंगी युद्ध के बारे में। युद्ध में विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। इस विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना इस विजय के बाद पृथ्वीराज की सेना ने भागती हुई गौरी मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा नहीं किया। इतना नोट करिए आप लोग। तो तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, और इसमें जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करते हैं पृथ्वीराज चौहान के इसमें राज्य पर, तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। उनके पास इतनी सेना होती है तो वो मोहम्मद गौरी उसका सामना नहीं कर पाते, जो कि मोहम्मद गौरी इस्लाम को प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास। तो इस तरह से युद्ध होता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है। जब तो पृथ्वीराज के पास ज़्यादा सेना होती है, इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की सेना जीत जाती है। तो इस युद्ध में क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान गौरी की सेना का पीछा नहीं करते। जब मोहम्मद गौरी हार जाते हैं, उनकी सेना भागती है, तो उसका पीछा नहीं करते। वो इत्मीनान हो जाते हैं कि इनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इत्मीनान हो जाते हैं कि इनके पास इतनी शक्ति नहीं है, वो तो क्या ही करेंगे हमारा मुकाबला, तो उनको भागने देते हैं। यही गलती करते हैं पृथ्वीराज चौहान यही गलती करते हैं, उनको कमज़ोर समझते हैं। इसी तरह से जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो उसमें फिर इनकी हार हो ही जाती है। दूसरा युद्ध कितना नोट करिए आप लोग। अब आते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की तरफ। युद्ध, चूँकि पहले बताया मैंने कि 1 साल के बाद ही हो जाता है, 1 साल के बाद ही मोहम्मद गौरी वापस आ जाते हैं। तो 1192 में प्रथम होता है 1191 में, और द्वितीय होता है 1192 में। अब इसमें युद्ध में क्या क्या होते हैं वो पॉइंट पहले नोट कर लीजिए, बाद में मैं इसको समझा दूँगी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य ये युद्ध होता है गौरी के मध्य। नोट करिए। दूसरा पॉइंट है इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। अब कैसे धोखे में रखा ये मैं डिटेल में समझाऊंगी, फिर बताऊंगी। ये सारे पॉइंट्स बस मैं आपके रिवीजन के लिए नोट करवा दे रही हूँ कि बाद में आप कॉपी खोलें तो आपको सारी बातें मेरी समझाई हुई याद आ जाए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को धोखे में रखा। इसमें थर्ड पॉइंट नोट करेंगे कि सुबह तड़के यानी 4-5 बजे के आसपास हमला करने से राजपूत सेना संभल नहीं पाई और हार का मुँह देखना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान चूँकि 4-5 बजे के आसपास मोहम्मद गौरी ने हमला कर दिया था, इस वजह से संभल नहीं पाए, उनकी हार हो जाती है। तो उसको भी शॉर्ट में नोट कर ही लीजिए। सुबह तड़के यानी सुबह का टाइम होता है, सुबह तड़के वक्त से 4-5 बजे के आसपास हमला किया। इसका लास्ट में रिकॉर्ड नोट कर लेंगे कि सिरसा के पास से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। मोहम्मद कहाँ से उनको पकड़कर कैद कर लिया गया, इनके बारे में जो मत है ना, ये पृथ्वीराज चौहान ही बहुत मतलब उलझाने वाला टॉपिक है। इसमें बहुत सारे जो इतिहासकार हैं तो अलग अलग मत देते हैं। कोई कहता है कि यहाँ पे द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उस टाइम पृथ्वीराज चौहान इसी युद्ध में मर गए थे और उसी युद्ध भूमि में उन्हें दफना दिया गया था।
कई इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें सजा ले जाया गया था, उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था वहाँ पे। तो बहुत सारे इतिहासकार के अलग अलग मत हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि सिरकसा के आज से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर कैद कर लिया गया। चौहान को कैद किया गया, इतना आप नोट करिए। अब आते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, जो होता है 1192 में होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम युद्ध होता है तो उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी की सेना बहुत कम होती है, तो बस उनका पीछा भी नहीं करने जाते हैं, सोचते हैं इन कमजोरी क्या पीछा करें, तो ऐसे ही हारे हुए हैं, तो उनको कमजोर समझकर उन्हें छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, उनका पीछा नहीं करते हैं। ये गलती होती है पृथ्वीराज चौहान से, और दोबारा एक साल बाद वो वापस आ जाते हैं। तो एक साल बाद क्या होता है कि ये तो मतलब निश्चिंत हो जाते हैं कि दोबारा से वो हमला करने से, लेकिन मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी एक साल तक तैयारी करते रहते हैं युद्ध की और अपनी सेना को जुटाते रहते हैं। इस तरह से वो बाद में एक साल बाद पूरी तैयारी के साथ आते हैं, और इस तरह से सुबह के टाइम में, सुबह तड़के के में 4 बजे के आसपास, सुबह 4-5 बजे के आसपास, जिस टाइम सब सो के जगने का वक्त होता है, कोई सो ही रहते हैं, बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं होती है, तो उस टाइम भी हमला करते हैं। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो संभल नहीं पाती है और उन्हें हार का मुँह देखना पड़ता है। और इसमें बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इस टाइम भी पृथ्वीराज चौहान मर गया था, उन्हें उसी युद्ध की भूमि पर दफना दिया गया था, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें कैद कर लिया गया था। इस तरह से मत बहुत सारे अलग अलग मत दिए गए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मत है वो है कि उन्हें कैद कर लिया गया था, तो ये आप नोट कर लीजिए। अच्छी क्लास में बस इतना ही। जो तराइन का युद्ध है वो आप अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।